अच्छा, ओके, राइट. So good evening everyone. So let's start the chapter. यह चमत्कार मन के जरिए, विचार के जरिए नहीं हुआ है कि इस पृथ्वी पर जीवन की तथा आपके शरीर की रचना की गई है और उसको संभाला भी जा रहा है. स्पष्ट है कि कोई प्रज्ञा काम कर रही है और वह इस मन से कहीं अधिक विशाल है. यह कैसे संभव हुआ है कि 1 इंच के 1/1000 हजारवें भाग की मानव कोशिका अपने डीएनए में इतने सारे अनुदेश भरे रखती है जिन्हें बताने में 600 पन्नों की 1000 किताबें भर जाएंगी. अपने शरीर की कार्य प्रणाली के बारे में हम जितना अधिक जानते जा रहे हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर काम कर रही प्रज्ञा कितनी अपार है. प्रज्ञा क्या होगा तो शायद देखना एक सेकंड इंग्लिश में. प्रज्ञा. प्रज्ञा इज बुद्धि। wisdom. अच्छा, विजडम. ओके. कर रही प्रज्ञा कितनी अपार है और उसके बारे में हम कितना जानते हैं. मन जब उस प्रज्ञा के साथ पुनः जुड़ जाता है तब वह सबसे अद्भुत और असाधारण साधन बन जाता है. तब वह हमें ऐसा कुछ प्रदान करता है जो कि खुद इसमें ही महान होता है. अगेन इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. वो बता रहे हैं कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, कितना कुछ हो रहा है. हम इस धरती पर आए, धरती पर हमने मतलब जीवन बिताया. जीवन बिताने में जितना हमने जानने की कोशिश की, जानने की कोशिश, वैसे तो हम मन वहां पर लगाने की कोशिश करते हैं और उतना ही जान पाते हैं जितना मन हमें जानने देता है. लेकिन नॉलेज उसके बियॉन्ड है, विजडम उसके बियॉन्ड है. और अभी ये बता रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर भी कितना कुछ चल रहा होता है. लेकिन जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आती जाती है, वैसे वैसे हमारा मन जो है हमें उस चीज को और गहराई से समझने में हमारी मदद करने लग जाना है जाता है. इवन आई हैव ऑल्सो फेल्ट दिस इन माई लाइफ, द वे आई थिंक टुडे. I never used to think, I mean, 5 years back or 10 years back. और जैसे जैसे हम किताबें पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को सुनते हैं, मतलब जितनी भी इंद्रियों को हम इस्तेमाल करते हैं उस नॉलेज को एक्वायर करने में, अगर आपने वहां मन को नहीं लगाया तो आपको वो चीजें उतनी समझ भी नहीं आती है और मन में ठहर भी नहीं पाती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मन का अपना अकेला रोल नहीं है. मन के साथ जब बुद्धि और ज्ञान दोनों ही मिल जाते हैं तो कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए हम केपेबल हो जाते हैं. या फिर जिसकी लाइफ में अभी तक कुछ भी हो रहा है, वो अपनी बुद्धि को देखें कि उनकी बुद्धि में क्या रीजनिंग पड़ी हुई है और क्या उनके मन में पड़ा हुआ है, एंड व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्रिएट, बिकॉज उनकी जो विजडम है और मन का अभी मतलब जुड़ाव नहीं हुआ है. कहीं ना कहीं या तो मन आहत है या वो पास्ट में स्टक है. ये पूरी बुक में अभी तक जितने भी हमने पैराग्राफ पढ़े हैं वो उन्होंने बार बार यही बोला है कि अपने मन को पास्ट में से आपको खुद ही निकाल कर लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्रिएट अ बेटर फ्यूचर. बेटर फ्यूचर तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप नाव में हैं, और नाव में हम तभी रह सकते हैं जब एक्चुअल में मन को आपने हर जगह से हटा करके अपनी या तो ब्रेथ के साथ उसको कनेक्ट कर लिया, या फिर अपने जो इंद्रियां हैं उसको हमने डिसिप्लिन में कर लिया. इवन इवन इन केस अगर हम सपोज वी वांट टू रिड्यूस आवर वेट, सपोज वी वांट टू कुक गुड फूड इन मॉर्निंग, और जब भी हम कुछ भी करना चाहते हैं तो जितना लाइफ में हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होता है या जो हैबिट पैटर्न में होता है वही चीजें हम बार बार कर रहे होते हैं, तो हमारा वहाँ मन का लगना और ना लगना दोनों अलग अलग तरह के रिजल्ट्स क्रिएट करता है. जैसे एक लेडी घर में कुकिंग करती है, अगर वो मन से करती है, दिल से बनाती है खाना, तो वो उसका उतना ही स्वादिष्ट बनता है और देखने में भी सुंदर होता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती है. लेकिन अगर वो मन से नहीं कर रही है लेडी, ये छोटा सा एग्जांपल है, मतलब दिस इज जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि अगर आप वहां मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं तो खाने बनाने वाली चीज भी आप ये देखें, बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है, इवन जो खाना बनाना है वो भी टेस्टी नहीं बनता है या बकबका बनता है, या मतलब उसमें प्रॉपर जिसको बोलेंगे ना कि व्यंजन में स्वाद आना, वो भी नहीं आ पाता है. सो इट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हमारे बॉडी में बहुत कुछ हो रहा है और अपनी कोशिकाओं को मतलब अगर अगर हम ज्ञान मतलब इसमें वो ये बता रहे हैं कि जिन्हें बताने में 600 पन्नों की 1000 किताबें भी भर जाएंगी. इतना कुछ हमारे बॉडी के अंदर, इतना कुछ चल रहा है, इतने माइंड के अंदर इतना कुछ है, हमारी बुद्धिमत्ता के अनुसार, मतलब हमारे माइंड के अंदर, हमारी विजडम के अंदर, मतलब बहुत देर देर आर सो मेनी थिंग्स. जितना जितना ज्यादा आप इंटेलेक्ट के ऊपर काम करते जाएंगे, आपका जो मन है वो भी उतना शक्तिशाली हो जाएगा, एंड यू कैन क्रिएट समथिंग
or everything very powerful as and when you are your wisdom and your mind, they both are connected with each other, synchronized with each other. Yeah. भावना, आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। आपके मन के प्रति आपके तन की प्रतिक्रिया। भावनाओं का क्या किया जाए? अपने मन से अधिक तो मैं अपनी भावनाओं में ही उलझा रहता हूँ। मीन्स ये बात भी बिल्कुल सच ही है कि हमारे पूरा दिन में हम जो भी महसूस कर रहे होते हैं, मतलब हम उसी के उन्हीं उसी फीलिंग के साथ ही हम उलझे रहते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो हम उससे कभी बाहर ही ना निकल पाए। और यही अगर आप एक नॉर्मल पर्सन और एक डिप्रेसिव पर्सन में, या जो बहुत ज्यादा ओवर टॉकेटिव होता है या बहुत ज्यादा जो बात ही नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो भावनाओं के अंदर ही उलझे उलझे हुए हैं। इवन मैजिक बुक में भी पूरा का पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स हैं, उन्होंने भावनाओं की ही बात की है। एंड एवरी थर्ड बुक इज टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स ओनली। फीलिंग्स आर दैट मच इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ड्स या थॉट्स पहले आते हैं, लेकिन जैसे ही के ऊपर जिस थॉट के ऊपर आप एम्फेसाइज करना शुरू कर देते हैं, फीलिंग डालना शुरू कर देते हैं, वो चीजें एक्टिव, वो फीलिंग उसी एक्टिवेशन के साथ वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। मन जिस रूप में मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, केवल विचार नहीं होता। इसमें आपकी भावनाएं और उसके साथ ही समूचा अचेतन मानसिक भावनात्मक प्रतिक्रिया वाला एक पूरा ढर्रा भी शामिल रहता है। भावना भर उभर कर आती है भावना तब उभर कर आती है जब मन और शरीर मिल जाते हैं। आपके मन के प्रति आपके शरीर की प्रतिक्रिया होती है। यह, या आप यह कह सकते हैं कि आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का आपके शरीर पर पड़ने वाला आपके मन का प्रतिबिंब होता है। उदाहरण के लिए, एक आक्रामक या उग्र विचार आपके शरीर में एक ऊर्जा खड़ी कर देता है, जिसे हम क्रोध कह देते हैं। सपोज किसी भी इवेंट में हमने मतलब कुछ ट्रिगर हुआ, हमारा कुछ पड़ा हुआ था, कोई मेमोरी पड़ी हुई थी और वो ट्रिगर हो जाती है और हम गुस्से में आ जाते हैं, तो हमारे जो हाव भाव हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं, आईज हैं, हैंड मूवमेंट्स हैं, हमारी बॉडी है, हमारे मतलब वो एक्सप्रेशन, जो वर्ड्स हैं वो बाद में निकलते हैं, और जो हमारी बॉडी जो है वो पहले इसको अडेप्ट कर लेती है और उसमें वो प्रतिक्रिया देनी शुरू कर देती है। जैसे हमारे हैबिट पैटर्न्स के अंदर फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए रिएक्शन देना। तो ये बता रहे हैं कि मन का बॉडी के साथ सीधा सीधा कितना मतलब जुड़ाव होता है। जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन में जैसे जैसे वो हमें फील करने के लिए बोल रहे थे, तो हमारी बॉडी जो है, जितना ज्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं इसको, तो हमारी बॉडी बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। तो बॉडी इज अ स्टोरेज हाउस एक्चुअली। तो जब भी आपका कोई ट्रिगर होता है, वो माइंड में बाद में होता है, आपके बॉडी में पहले ट्रिगर होता है, और फिर वो आपको रिमाइंड कराता है दैट दिस इज लाइंग इन दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर बॉडी। इवन लुइस हे की बुक में भी अगर हम देखते हैं, तो उन्होंने ये यू कैन हील योर बॉडी में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से बॉडी पार्ट में आपको पेन हो रहा है और वहां पर कौन कौन से इमोशंस जो है जाकर के स्टोर होते हैं। उन्होंने इन फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च भी की है। जिसे हम क्रोध कह देते हैं, वह शरीर लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह विचार कि आप खतरे में हैं, चाहे वह शरीर खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, शारीरिक खतरा हो या मनोवैज्ञानिक खतरा हो, यह विचार शरीर के संकुचन का कारण बन जाता है, और शरीर के इस पहलू को हम भय कह देते हैं। अनुसंधान बताते हैं कि बलवती भावनाएं शरीर के जैव रसायन पर भी असर डालती हैं। ये जैव रासायनिक परिवर्तन की, जैव रासायनिक क्या होगा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। या यह या है ना? यस यस। केमिकल, या यह जैविक रासायनिक परिवर्तन ही भावनाओं के शारीरिक पक्ष को प्रकट करते हैं। आमतौर पर आप अपने समूचे विचार ढर्रे के प्रति सजग नहीं रहा करते हैं, इसीलिए अपनी भावनाओं का अवलोकन करने से ही यह संभव हो पाता है कि आप उसके प्रति सजग रह सकें। मतलब जो भी आपके फीलिंग क्रिएट, पहले थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, और ओके, थैंक यू आशा जी। तो बायोकेमिकल, जैसे आपने पहले थॉट क्रिएट की, और थॉट के साथ साथ आपने फीलिंग्स क्रिएट की, और जिस पर्टिकुलर फीलिंग पर आपने कंसंट्रेट किया,
वो आपके बॉडी में जाकर के एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। अच्छा सोचने और अच्छा करने से, अच्छा खाने पीने से वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो डिफरेंट पैदा होते हैं। और जो बुरे या फिर जो एंगर वाले या जितने भी तरह के फियरफुल या इनसिक्योर या एंजाइटी या वट एवर लोअर स्टेट थॉट्स एंड फीलिंग्स आर देयर, तो वो उसी तरह के हमारे बॉडी रिएक्शंस में जाकर के, बॉडी में जाकर के वो अलग तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंड देन वो लेटर ऑन ग्रेजुअली जब वो बार 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 रिएक्शन होता रहता है, तो वो बायोकेमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। वो अलग तरह का मतलब एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कॉर्टिसोल किसी ने सुना होगा, या किसी ने सुना होगा कि सेरोटोनिन होता है या डोपामीन होता है। ये अलग अलग स्टेट्स क्यों जरूरी होते हैं लोगों को? जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने में मजा आता है, आई थिंक उससे ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन रिलीज होता है शायद। मतलब अलग अलग तरह के केमिकल्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने बताया है, और वो पर्टिकुलर भावनाओं के पैदा होने के बाद ही आपके बॉडी में वो रिएक्शंस आ पाते हैं। या तुषार, ओवर टू यू। Thank you, Sunana. Uh, let's resume to the English. It wasn't through the mind, through thinking that the miracle that is life on earth or your body were created and are being sustained. There is clearly an intelligence at work that is far greater than the mind. How can a single human cell, measuring 1/1000 of an inch across, contain instructions within its DNA that would fill 1,000 books of 600 pages each? So they are actually directing our attention, जो बात कर रहे हैं कि जो मन है उससे परे भी बहुत बड़ी चीज है। मतलब देयर इज अ सुप्रीम पावर विच इज वर्किंग, जो कि बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे लिए काम कर रही है। तो इसी वजह से कहते हैं कि जो सिंगल ह्यूमन सेल है उसमें, इतने छोटे से हिस्से में या पुर्जे में इतनी सारी चीजें उसके अंदर स्टोर हैं कि वो उसको लिखने के लिए, उसको बयां करने के लिए 1,000 बुक्स लिखी जा सकती हैं, और जिसमें कि 600 पेजेस ईच हो या उससे भी ज्यादा। द मोर वी लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द बॉडी, द मोर वी रियलाइज इज हाउ वस्ट इज द इंटेलिजेंस एट वर्क विद इन, टिल वी नो। ये तो आई थिंक सबके साथ एक्सपीरियंस होता होगा कि जितना जितना आप किसी स्टडी में घुस रहे हो, जैसे कि इस स्टडी में जब हम सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में भी जाते हैं या किसी भी स्टडी में डीप जाते हैं, तो जितना हम डीप जाते हैं उतना हमें रियलाइजेशन होती है कि हमें तो बहुत ही कम पता है। नॉलेज तो बहुत वास्ट है, हम तो बहुत तुच्छ सा जानते हैं किसी भी चीज के बारे में। when the mind reconnects with that, it becomes a most wonderful tool. It then serves something greater than itself. Emotion, the body's reaction to your mind. What about emotions? I get caught up in my emotions more than I do in my mind. So जब सुनैना ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वो कोशास की बात आ रही थी, जो हमने स्टडी किया था कि 5 कोश होते हैं बॉडी के, फिजिकल, मेंटल और एनर्जी। तीन की अभी बात करते हैं, बट देयर इज इंटेलेक्चुअल एंड देन ब्लेसेड स्पिरिट। तो यहाँ पे इसने कहा कि आई गेट अप कॉट अप इन माई इमोशन मोर देन आई डू इन माई माइंड, यानी कि मैं अपनी मेंटल बॉडी से ज्यादा, हमारी 5 बॉडी, 5 कोश होते हैं, फिजिकल जैसे मैंने बोला, और एक हो गया इमोशनल, एक हो गया मेंटल, एक हो गया इंटेलेक्चुअल, एक हो गया ब्लिस, जो सुप्रीम से कनेक्ट करता है। नाउ इसमें देखा कि मैं अपने इमोशन में ज्यादा कनेक्ट करता हूँ या ज्यादा स्टक रहता हूँ, आई डू इन माई माइंड। यानी कि मेरी तो इमोशनल बॉडी भी बहुत ज्यादा बिजी रहती है, अपनी मेंटल बॉडी से भी ज्यादा। यानी कि हमारा और इमोशन बॉडी जो है वो इतनी स्टक क्यों है? क्योंकि हमारे मेंटल बॉडी में, माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। एक थॉट नहीं, नॉट जस्ट अ थॉट, देर आर जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ थॉट्स विच आर देयर इन आर माइंड, चल रहे हैं, और वो इमोशंस जो है क्रिएट कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई ही सेड लाइक मैं तो इमोशन अपनी, मतलब इमोशनल बॉडी में ज्यादा स्टक रहता हूँ। माइंड इन द वे आई यूज द वर्ड इज नॉट जस्ट थॉट। जो माइंड है, मन है, वो थॉट, विचार नहीं है खाली, इट इंक्लूड्स योर इमोशंस एज वेल। आपके मन में आपकी भावनाएं होती हैं, और वो जो भावनाएं हैं वो आपके अनकॉन्शियस मेंटल इमोशनल रिएक्टिव पैटर्न्स होते हैं। यानी कि आपको ही नहीं पता कि आपने कितने कितने लाइव्स से, नॉट जस्ट एक लाइफ, कितने कितने लाइव से आपके डीएनए में वो पैटर्न्स, वो इमोशंस, वो एजम्पशंस, बिलीफ सिस्टम्स, वो स्टोर होके आप तक ट्रैवल आपके डीएनए में आते हैं। It's not just your, it doesn't belong to you only, it belongs to all the ancestor and the lineage, और पीछे से ट्रैवल होके बहुत पैटर्न बने होते हैं और आप
तक पहुंचते हैं। इमोशन अराइजेज एट द प्लेस वेयर माइंड एंड बॉडी मीट। आपका इमोशन कब पैदा होता है? आपका इमोशन तब पैदा होता है जब आपका विचार चलता है और आपके बॉडी में रिएक्शंस होती हैं। जब बॉडी उस विचार पे कुछ रिएक्ट करती है, तब जाके आपकी भावना, इमोशन बनता है। इट इज द बॉडी रिएक्शन टू योर माइंड, और यू माइट से रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एन अटैक, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई एक एग्रेसिव थॉट या कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, तो आपको गुस्सा आता है। तो गुस्सा जो है वो रिएक्शन हुआ, द बॉडी इज गेटिंग रेडी टू फाइट। वो रिएक्शन जब हुआ तो आपकी बॉडी तुरंत उस पे क्या कहते हैं, एक्शन लेती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। द थॉट दैट यू आर बीइंग थ्रेटन्ड फिजिकली और साइकोलॉजिकल, वो जो थॉट आया था पहला, जिसने आपको वार्न किया या आप पे खतरा जताया या आपको डिफेंसिव लगा या आपको गुस्सा आया, वो थॉट जो पहला सीड था, द थॉट दैट यू आर बीइंग थ्रेटन्ड फिजिकली और साइकोलॉजिकली कॉजेज द बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसकी वजह से आपकी बॉडी जैसे बोहें सिकुड़ जाती हैं, दांत किच किच कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं कई लोग, उनके मुंह में या फेस में एग्रेशन आ जाता है, या अपनी मुट्ठी भींच लेते हैं। वो इसीलिए होता है, दैट कॉजेज द बॉडी टू कॉन्ट्रैक्ट, या बॉडी के अलग अलग आप शेप लेते हो या एक्सप्रेस करते हो। एंड दिस इज द फिजिकल साइड ऑफ व्हाट वी कॉल फियर। और ये जो है, क्योंकि हमें हमारे साइकोलॉजिकल माइंड में ये फियर जनरेट हुआ, जिसका हमारे फिजिकल बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया। रिसर्च हैज शोन दैट स्ट्रॉन्ग इमोशंस इवन कॉजेज चेंजेस इन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द बॉडी। जो बहुत डीप इमोशन होते हैं, वही अगेन ये एनएलपी में भी स्टडी किया, बताया जाता है कि कोई भी किसी चीज का जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बहुत डीप पड़े, गूढ़ पड़े हुए हैं आपकी बॉडी में, और वो आपके भी हो सकते हैं और आपकी लीनिएज के भी आ सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, वो आपकी जो फिजिकल बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजुअली कॉन्शियस ऑफ ऑल योर थॉट। बिल्कुल सही बात है कि हमें कई बार होता है ना, हम ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, या कोई भी इंसान होता है उसको हम देखते हैं, "यार, ये ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये ऐसा है ही नहीं, ये कहाँ से आया, ये तो ऐसा बंदा है ही नहीं, यार ये तो बड़ा शरीफ सा था, ये कैसे इतने गुस्से में आ गया।" या फिर गुस्से वाला बहुत इंसान है, वो किसी सिचुएशन में बड़ा कामली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो भी हमें लगता है यार ना, बड़ा सही हो गया, ये भी इतना सिंपल सा कैसे इसने आंसर दे दिया है, इतना चुप कैसे बैठा है। तो वो कोई भी, वो उसके डीएनए में कहीं ना कहीं वो बिहेवियर या वो पैटर्न या इमोशन पड़ा होता है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट यूजुअली कॉन्शियस ऑफ ऑल योर थॉट, एंड इट इज ऑफ्टन ओनली थ्रू वॉचिंग योर इमोशंस दैट यू कैन ब्रिंग देम इनटू अवेयरनेस। तभी कहते हैं कि करंट में रहने की जो बात करें, कि अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। और ये पीछे जो मैंने असाइनमेंट्स भी दी थी, उसमें एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि आप पावर ऑफ नाउ में देखो कि आपके इमोशंस क्या आ रहे हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये आपके अपने हैं, या कहीं और से आपको लगता है कि ये दे डोंट बिलोंग टू मी, बट ये आ रहे हैं, फिर भी कहीं से आ रहे हैं। एंड देन यू वुड गेट टू नो कि ये कि कौन से ट्रिगर पॉइंट्स इसके बनते हैं। द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर थिंकिंग, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, judgments and interpretation, which is to say the less present you are as watching consciousness। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि जितना हम लाइक्स डिसलाइक एजम्पशन जजमेंट्स में इस चीज में पड़े होते हैं, उतना हम करंट से, प्रेजेंट से दूर होते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस से दूर होते हैं। द स्ट्रॉन्गर द इमोशनल एनर्जी चार्ज विल बी, वेदर यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। इफ यू कैन नॉट फील योर इमोशंस, if you are cut off from them, you will eventually experience them on a purely physical level as a physical problem or a symptom। बहुत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली बात। ये बात है कि अगर आपके इमोशंस जो कि आपको कुछ कहना चाह रहे होते हैं, अगर आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हो, उनको तवज्जो नहीं दे रहे हो, जैसे घर में बच्चे होते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, आप बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करने लग जाएंगे, गुस्सा करेंगे, चीज उधर फेंक देंगे, या फिर कुछ भी करके ऐसा क्रिएट करेंगे कि आपकी अटेंशन उन पे जाए। सेम अप्लाइज टू दीज इमोशन। अगर आप इमोशंस आ रहे हैं, आप फील ही नहीं कर रहे, या आप उससे को डिसोसिएट कर देते, इग्नोर कर देते, हम कहते हैं इग्नोर कर दे, गुस्सा आ रहा है इग्नोर कर दे। इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि गुस्सा हाँ मुझे आ रहा है, एडमिट करना चाहिए गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है। सो यू शुड, इट्स योर इमोशंस आर लाइक योर चिल्ड्रन ओनली, हु नीड्स अटेंशन, जिनको अटेंशन की जरूरत होती है। तो अगर आपने इमोशन को फील नहीं किया, आप उनसे कट ऑफ कर रहे हो, यू विल इवेंचुअली एक्सपीरियंस। तो वो इमोशन तो पड़ा है, आपने उसको एड्रेस ही नहीं किया,
तो वो कहाँ से आपको दिखाएगा, फिर आपको कहाँ से बताएगा कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ या मुझे अटेंशन चाहिए। तो फिर वो आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट होता है डिजीज बन के, या कोई प्रॉब्लम बनता है, चाहे वो नी में है, लंग्स में है, लिवर में है, आपके थ्रोट में है, नर्वस सिस्टम में, कहीं रेस्पिरेशन में, कहीं भी हो सकता है वो। अ ग्रेट डील हैज बीन रिटन अबाउट दिस इन recent years, so we don't need to go into that. A strong unconscious emotional pattern may even manifest as an external event that appears to just happen to you. For example, I've observed that people who carry a lot of anger inside without being aware of it and without expressing it are more likely to be attacked verbally or even physically by other angry people, and often for no apparent reason. ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया था। इसको समझाने की अगेन कोशिश की है कि क्या होता है कि जब आप किसी चीज को एड्रेस नहीं कर रहे होते तो वो बार 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 आपके अटैक कर ही रही होती है, जब तक आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे रहे होते। तो सेम जो एंग्री लोग हैं ना, उनको जनरली, एक एंग्री इंसान को जनरली ज्यादा एंग्री लोग ही मिल रहे होते हैं, और वो समझ नहीं आ रही भी क्यों, क्यों मेरे को ऐसे, ये कि मतलब दूसरा इंसान भी उनको लगता है यार मेरे सिर क्यों चढ़ रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये क्यों मेरे को ऐसे बोल रहा है, या मेरे पे तोहमते लगा रहा है, या मेरे को लानते पा रहा है, या मेरे को ऐसे क्यों बोल रहा है, व्हाट इज द रीजन। दिस इज बिकॉज वो जो उसका इमोशन है एंगर, उसको आप एड्रेस ही नहीं कर रहे हो, वो एंग्री पर्सन उसको एड्रेस ही नहीं कर रहा है। तो दूसरा पर्सन भी या तो फिजिकली गाली गलौज करके अपना एंगर दिखाएगा, या फिजिकली हिट करेगा, उसको मारेगा, है ना, किसी भी तरह से हर्ट करेगा दूसरा एंग्री person, and often for no apparent reason. They have a strong emanation of anger that certain people pick up subliminally, and that triggers their own latent anger. तो ये जो इनका पैटर्न कैसे बनता है कि दूसरा पर्सन जो है उसको सेम चीज को अट्रैक्ट करते हैं दूसरे लोगों में, किसी एक सर्टेन लेवल पे जाके, जो कि उनके एंगर को ट्रिगर करता है। So if you have difficulty feeling your emotions, start by focusing attention on inner energy field of your body. Feel the body from within. This will also put you in touch with your emotion. We will explore this in more detail later. Uh, Over to you, Sunaina. जी। Yeah, sure. Thank you. Yeah, आगे वाला पैराग्राफ हाँ करें तो हाँ, शायद थोड़ा सा अपनी करें। विचार, या यस यस। सॉरी। अपनी विचार प्रक्रिया के साथ आप जितना अधिक तारतम्य हो जाते हैं, पसंद नापसंद किया करते हैं। एक सेकंड, क्या ये यही है या कट रहा है ये? अच्छा नहीं है। नापसंद किया करते हैं, निर्णय निष्कर्ष निकाला करते हैं, टीका टिप्पणी किया करते हैं, यानी अपनी चैतन्यता के साथ आप जितने कम उपलब्ध रहते हैं, आपकी भावात्मक शक्ति उतनी ही बलवती होती जाती है। मीन्स कोई भी थॉट, कोई भी विचार, कोई भी जो भावना है, अगर आपकी वो चैतन्य अवस्था में नहीं है। अच्छा, पहले तो मुझे लगता है कि चैतन्य अवस्था को समझना, जो मैं समझ पा रही हूँ अभी, लॉन्ग टाइम बैक, अप्रोक्सीमेटली 7-8 years बैक, आई वेंट टू फ्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पर उन्होंने बहुत ही सरलता के साथ बताया कि हमारी जो नेचुरल स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं। मतलब हमारी जरूरी सभी तरह के इमोशंस हैं, लेकिन जो हमारा जो सोल जिनसे बनी हुई है, वो सोल हमारी बनी हुई है लाइक पीस, पावर, प्योरिटी, लव, ब्लिस, जॉय एंड नॉलेज। और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस हैं, मतलब ये इन 7 इमोशंस के दायरे में आते हैं। उसके मतलब उसके मतलब हम बने हुए हैं, मतलब ऑटोमेटिकली हम बाय डिफॉल्ट हम पीस महसूस करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम लव लेना और देना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट हम एक ब्लिसफुल स्टेट में रहना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ही मतलब ये हमारे बाय डिफॉल्ट स्टेट्स हैं एक्चुअली। ये एक्चुअल में हमारी प्रोटेक्शन के लिए ये जो फीलिंग्स हैं वो बनाई गई थी। लेकिन नॉलेज ना होने के कारण हम मतलब किसी भी कारण से, कारण हजार भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, अलग अलग पर्सन की अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रीजंस रहे होंगे कि नेगेटिव स्टेट में हम आ जाते हैं और उसी तरह की रियलिटी को हम क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी तरह के मतलब ये मतलब अगर हम पीस, पावर, प्योरिटी, लव, ब्लिस, जॉय, नॉलेज की स्टेट में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम जो है वो लोअर रिल में हैं, और वो उसी तरह की फीलिंग क्रिएट करते हैं, और उसी तरह के ही हम रिजल्ट्स आते हैं, और उसी तरह की ही हमारी बॉडी क्रिएशन भी होती है, क्योंकि वो तारतम्य नहीं है, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड एक्चुअली। तो वो उसी तरह की फीलिंग को पावर मिलती रहती है। जिसको फीलिंग को पावर मिलेगी वो मतलब बढ़ने लग जाती है ऑटोमेटिकली, जिसपे हम ध्यान देना शुरू करते हैं। भले ही वह इस बात
से आप अवगत हो या ना हो, ना रहते हो, चाहे आपको पता हो या ना हो, तो ऑटोमेटिकली आप वो फीलिंग्स क्रिएट कर ही रहे होते हैं, क्योंकि वो चैतन्य विचार नहीं होते हैं, चैतन्य फीलिंग्स भी नहीं होती हैं। लेकिन आप जब भावनाओं से नाता तोड़ लेंगे, तब परिणाम स्वरूप आपको आप केवल शारीरिक स्तर पर ही महसूस करेंगे, केवल एक शारीरिक समस्या की तरह या किसी लक्षण की तरह। हाल ही के वर्षों में इस विषय पर काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं, इसीलिए हमें इसमें अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी सबल अचेतन्य भावात्मक स्वरूप आपके साथ घटित होने वाली किसी बाहरी घटना के रूप में भी प्रकट हो सकता है, और वह भी बिना बात के। उदाहरण के लिए, मैंने देखा है कि जो लोग अनजाने ही और प्रकट किए बिना ही अपने अंदर क्रोध का एक भंडार लेकर चला करते हैं, उन पर क्रुद्ध लोगों द्वारा अधिक आक्रमण किया जाता है। जैसे भी तुषार ने भी बताया कि वी आर सपोज वी आर इनटू कांस्टेंट स्टेट ऑफ एंगर और कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर, देन इट विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशन, मोर पीपल ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी एक्चुअली। मतलब हम कहते हैं कि मेरे को ऐसे गुस्से वाले लोग ही क्यों मिल रहे हैं, या मुझे ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं जो मुझे फियर ही क्रिएट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो सारी भावनाएं मैं अंदर लेके घूम रही हूँ। एंड जो यूनिवर्स है वो फीलिंग से कनेक्ट होता है। ऐसे सुना होगा ना आपने कि मतलब या तो विजुअल में होता है, या आप स्मेल में, या आपके आई मीन वो चारों इंद्रियों में जो भी आपका मतलब घटना घट रही होती है, मतलब वो उसी फ्रीक्वेंसी पर होता है, और उसी तरह के लोग और सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस आप इनवाइट करने लग जाते हैं बाय डिफॉल्ट ही, शाब्दिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। और वह भी अक्सर बिना किसी खास कारण के ही। इस तरह के लोगों में से क्रोध का जैसे एक इतना जबरदस्त रिसाव हो रहा होता है, वो कॉन्स्टेंटली उसी तरह की स्टेट में होते हैं, और बाय डिफॉल्ट एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि इससे बाहर कैसे आना है। उनको पता ही नहीं होता है कि मेरे कॉन्स्टेंट एंगर की वजह से मेरी बॉडी कितनी डैमेज हो रही है। दैट इज वाई इट इज बीइंग सेड दैट योर बॉडी इज जस्ट लाइक योर टेम्पल। मतलब हमारा जो शरीर है वो हमारा पहला मंदिर है। अगर आप खाने से पहले अपने बॉडी को देख नहीं रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या डाल रहे हैं अपने बॉडी में, क्या सोच विचार कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट में बाद में अफेक्ट होता है, उसका आपके बॉडी पे अफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। लाइक जैसे सपोज कोई खाना आपने रख दिया और वो गंदा हो जाता है या फंगस लग जाती है, और आप देखेंगे कि वो जो बॉक्स है धीरे धीरे वो भी स्टेल होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब एक वेसल के ऊपर इतना फर्क पड़ सकता है, तो ये हमारे लाइव ऑर्गन्स हैं। तो लाइव ऑर्गन्स के ऊपर जब हम कुछ ऐसा गलत चीज डालेंगे, गलत सोचेंगे, तो उसका सबसे पहला जो इफेक्ट है वो हमारे बॉडी पे होता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे यहाँ याद आ रहा है वो गौतम बुद्धा का आ रहा है कि इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू एंगर, या आपके हाथ में कोई जलती हुई मतलब कोई चीज है, आपको लगता है कि आप मतलब किसी और को ये देने वाले हैं, वो किसी और के पास बाद में जाती है, वो पहले आपका हाथ खुद से जलाती है। मतलब इफ यू वांट टू थ्रो दैट पर्टिकुलर फायरी थिंग ऑन टू समवन, तो वो किसी को बाद में डैमेज करती है, पहले वो आपके खुद का हाथ का नुकसान ज्यादा करती है। और तब तक आप अपना इतना डैमेज कर चुके होते हैं कि अगर आप वो किसी के ऊपर फेंक भी देंगे, तो शायद उसका नुकसान कम होगा, आपका खुद का नुकसान ज्यादा हो चुका होता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल, कि हमारे जो थॉट्स हैं, मतलब वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन इमोशंस, ओन फीलिंग्स एंड ओन थॉट्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। या तो शायद आगे थोड़ा सा करें प्लीज। उसे अब चेतन रूप से महसूस कर लेते हैं, और वह उनके अपने अंदर बैठे उन्हीं के क्रोध को भड़का दिया करता है। मतलब वो इतना रिसाव हो रहा होता है वहां पर क्रोध का, कि वो बैठे बैठे ही मतलब वो भड़क रहे होते हैं। यदि आपको अपनी भावनाओं को अनुभूत करने में कोई कठिनाई होती है, तो आप अपने शरीर की आंतरिक शक्ति पर अपने ध्यान व अवधान को फोकस करना शुरू कीजिए। अपने शरीर को अपने अंदर से महसूस कीजिए। ऐसा करना आपको आपकी भावनाओं से के संपर्क में भी ले जाएगा। तो इस पर बाद में अधिक विस्तार में चर्चा आगे करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि जब आप मतलब आपको अपनी भावनाओं को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने मतलब शरीर के आंतरिक शक्ति पर, मतलब अपना ध्यान, मतलब वो वहां पर उस बॉडी पार्ट पर आप फोकस करना शुरू कर दें।
जहां पर आपको लगता है कि मतलब आप फीलिंग्स को अगर नहीं मतलब एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, टैग नहीं कर पा रहे हैं, लेबल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर, सपोज योर बॉडी इज एकिंग, आपका सिर दुख रहा है, तो अपने सिर के ऊपर आप ध्यान लेके जाएं। तो इसको जैसे ही आप शरीर के अंदर आप महसूस करना शुरू करेंगे, तो वो आपको आपकी भावना के साथ जो है वो एसोसिएट कर देगा। वो पता लग जाएगा कि किस तरह के थॉट्स हैं। और जैसे ही आप ध्यान देना शुरू करेंगे, तो आपकी जो इंटेलेक्ट है ना, वो भी एक्चुअल में एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है वहां से। बिकॉज आर बॉडीज, जैसे हम कहते हैं कि कोई कट लगता है तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको अगर हम मेडिसिन नहीं भी लगाते हैं, तो जो आपका घाव है, वूंड है, वो अपने आप ही भरना स्टार्ट हो जाता है। इट हैज आई मीन इट्स ओन पावर। हमारी माइंड का वहां पर अलाइन और फोकस ना होने की वजह से ही कई बार हमारे बॉडी पार्ट भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां मन ही जो थॉट्स को बार बार क्रिएट कर देता है, वो हील ना होने का कारण बन जाता है। आपका कहना है कि शरीर पर पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही भावना होती है। आपका कहना है कि शरीर पर पड़ने वाला मन का प्रतिबिंब ही भावना होती है। लेकिन कभी कभी तो इन दोनों में ही द्वंद हो जाता है। यानी मन कहता है नहीं, जबकि भावना कह रही होती है हाँ। और उसका उलट भी होता है। मतलब आपका मन कुछ और कह रहा है, आपकी फीलिंग्स कुछ और हो रही हैं, और मन कहता है कि नहीं, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो आपको उल्टा ही, मतलब वो आपके विपरीत चल रहे होते हैं। तो इसका मतलब मन में पड़े हुए विचारों को, उसको एलिवेशन की तरफ लेके जाने का प्रयास, या उसको समझने का प्रयास, या उसको लेबल कर देने का प्रयास हमें खुद करना होगा। और आई थिंक लेबल कर देने से आप एटलीस्ट उस चीज को समझने में आपको आसानी हो जाएगी कि ये जो थॉट है, विच आई अंडरस्टूड आउट ऑफ दिस पैराग्राफ की। और अभी हमने पीछे परसों वाईएसआर का, आई थिंक एनएलपी का भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन लिया। तो उन्होंने बताया कि अपने भावनाओं को लेबल लगाना बहुत जरूरी है। जैसे आप लेबल लगा देते हैं कि मैं इस समय ये फियरफुल थॉट्स मेरे अंदर पैदा हो रही हैं, हाँ, आप उसको एक्नॉलेजमेंट दे दें कि हाँ, दीज आर लाइंग विद इन मी, और आप जो कर रहे हैं उसको करते रहें। लेकिन आप उसको एक्नॉलेज कर दें और लेबल लगा दें, तो वो कुछ समय के लिए जो विचार हैं उसको अटेंशन मिल जाती है, और आई मीन उसको लेबल मिल जाता है कि हाँ यार, ये इस तरह के विचार जो मेरे हैं वो अंदर पड़े हुए हैं। तो आपका फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब आप लेबल लगाते ही आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हम सेल्फ वर्क का नाम देते हैं, या सेल्फ वर्क की डेफिनेशन से हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आप अपने मन को वास्तव में जानना चाहते हैं, तो आपका शरीर उसका एक सच्चा प्रतिबिंब दिखा देता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर अपने बॉडी पर ध्यान देंगे, तो आप अपने मन को वास्तविकता में उसको जान पाएंगे। मतलब अदरवाइज जानना बहुत मुश्किल है मन को। इसीलिए अपनी भावना को अपने शरीर में देखिए, बल्कि महसूस कीजिए। और आज मतलब पिछले 6-7 महीने से मैं आई केम अक्रॉस सो मेनी पॉडकास्ट, जहां पर जितने भी हीलर्स हैं, उनको मैं अक्सर सुनती हूँ। जैसे वो बता रहे होते हैं कि पूरा दिन आज मैं कुछ पर्टिकुलर तरह के इमोशंस मेरे माइंड में चल रहे थे, और एज इफ मेरी जो बॉडी है उनको, मतलब मैं प्रोसेस करना चाहती थी उन इमोशंस को। अभी अदर डे आई वाज जस्ट टॉकिंग टू सम हीलर, एंड शी टोल्ड मी कि सुनैना, आई वोंट बी एबल टू टॉक टू यू, बिकॉज आज मैं पूरा दिन अपना जो है ना कुछ प्रोसेस कर रही हूँ अपने माइंड में, अपने बॉडी के अंदर। सो ये अब मुझे उसके बारे में गहरा समझ में आ रहा है कि कितना जरूरी होता है उसको अपने बॉडी में, मतलब महसूस होने देना एक्चुअल में। मतलब उस फीलिंग के साथ बह नहीं जाना, लेकिन उसको महसूस करना, उसको उसको पढ़ने की कोशिश करना, उसको समझने की कोशिश करना कि हाँ ये है। वो अटेंशन चाह रहे होते हैं, वो एग्जिस्टेंस मांग रहे होते हैं। तो जैसे ही आप उस एग्जिस्टेंस को अपना अटेंशन दे देते हैं, एड्रेसल दे देते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो कम होने लग जाता है। जैसे वी एक्सेप्ट एवरी इमोशन, यस, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ एवरी इमोशन। हम बने ही हुए हैं बाय डिफॉल्ट। तो बल्कि महसूस कीजिए, अगर इन दोनों में साफ तौर पर कोई द्वंद दिखाई दे, तो विचार झूठ बोल रहा है होगा, और भावना सच बोल रही होगी। वह वाला परम सत्य नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि आपके मन की अवस्था के बारे में तत्कालीन सत्य। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों को, भावनाओं को, अगर वो आप पढ़ पा रहे हैं, तो आप एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि हु यू आर एक्चुअली। नो, आप अपने
मन को एक्चुअल में जो उसकी इमीडिएट जो ट्रुथ है अपने मन का, उसको आप देख पा रहे होते हैं, उसको आप जान पा रहे होते हैं, और उसको आप समझ पा रहे होते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज ट्राइंग टू टेल मी। दो वो हमें कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो एलिवेटेड विचार उसमें नहीं होते हैं, इसीलिए हम तुरंत ही रिएक्शंस में चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज को रिएक्शंस की बजाय, अभी हमारा जो तुषार माइट बी एबल टू लाइक रेजोनेट विद दैट, जो डी कोड में मैम ने हमें पहले चैप्टर में पहले उसमें ये बताया, जब हम अपना डी कोड योर माइंड पढ़ रहे थे, कि आपको अपने रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। और न्यूट्रलाइजेशन को करने के लिए, उसको मतलब रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए, आपको कंपैशन का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप उसको कंपैशन के अलावा किसी और फीलिंग या किसी और तरह के इमोशन के साथ एसोसिएट करेंगे, तो आप उसको मतलब आप अपने रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका रिएक्शन कंपैशनेट फॉर्म में आ जाता है पहले, तो वो रिस्पॉन्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग मोर रादर देन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग मोर, यू स्टार्ट रादर देन रिएक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और मोस्टली सिचुएशंस आई थिंक हमारी रिएक्शन से ही खराब होती हैं। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो घर में बच्चे या मदर या बच्चे या फादर या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या हूसोएवर दे आर, खास तौर से हमें फैमिलीज में मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने को ज्यादा मिलती हैं। और हम इससे आई थिंक रिलेट भी कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पर, कि जहां हमारा रिएक्शन हुआ है, तो उसको हम रिस्पॉन्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए, वाई आई वॉज नॉट बीइंग कंपैशनेट, वाई हाउ माई बॉडी वॉज रिस्पॉन्डिंग टू इट। आई मीन मैं फाइट और फ्लाइट में से कौन सा मोड चूज कर रही थी? फाइट चूज कर रही थी, तो फाइट के वक्त पर मेरा मतलब मेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, मैंने उसको कैसे कैसे मैं उसको मतलब मैं उसको रिड्यूस कर सकती थी। आई मीन ये सब चीजें हम जब पढ़ेंगे, तो हमें बेटर रिस्पॉन्स को करना भी आने लग जाएगा, आई थिंक सो। या तुषार, अभी हमने ये करना है या आगे इंग्लिश में? Yeah, I'll take up the English one. या ओके। Okay. All right. If you have difficulty feeling your emotions, start by focusing attention on the inner energy field. हमने पढ़ा अभी कि अपनी inner energy पे अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है ना, हमें इमोशंस फील करने में, तो एनर्जी कैसी है, मतलब लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, वो आप देखो कि कैसी एनर्जी कैसी है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको किसी से बात करने का मन कर रहा है कि नहीं। फील द बॉडी फ्रॉम विद इन, अंदर से बॉडी कैसी रिस्पॉन्ड कर रही है। दिस विल ऑल्सो पुट यू इन टच विद योर इमोशन, विल एक्सप्लोर दिस। होता है ना, जब इमोशन सिंक किए होते हैं तो हमारी बॉडी भी बेचारी थोड़ी सी ऐसे ही ढीली ढाली पड़ी होती है, लेट गए, इधर गिर गए, उधर गिर गए। लेकिन हमारा इमोशंस हाई वाइब में है, तो बॉडी भी बड़ी एक्टिव होती है, भाग भाग के काम कर रहे होते हैं। यू से दैट एन इमोशन इज द माइंड्स रिफ्लेक्शन इन द बॉडी। जो हमारा इमोशन है, वो हमारी बॉडी, व्हाट्स गोइंग ऑन बॉडी में, माइंड में रिफ्लेक्ट, बॉडी के माइंड में क्या रिफ्लेक्ट होता है, वो इमोशंस बता रहा होता है। अभी इसी से रिलेटेड आगे बहुत ब्यूटीफुल आएगा जो सुनैना ने हिंदी में पढ़ा। आई वुड लाइक टू address that, but let me come there. But sometimes there is a conflict between the two. The mind says no while the emotion says yes, or the other way around होता ही है। मन कुछ और कह रहा होता है और इमोशंस जो आपके कुछ और कहते होते हैं। हम इसको वैसे कहते हैं कि आपकी मन और बुद्धि दो चीजें अलग ले रहे होते हैं, बट यहाँ पे मन की और इमोशंस की बात कर रहे हैं, नॉट द इंटेलेक्ट। Right? It is emotion and the mind. If you really want to know your mind, the body will always give you a truthful reflection. अगर आपने अपने मन को समझना है ना, तो आपकी बॉडी बहुत ट्रूथफुल रिफ्लेक्शन दिखाती है, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी इमोशंस कैसे हैं, वो पता चल जाएगा। आपके इमोशंस हेल्दी इमोशंस आपने कैरी किए हुए ना, तो बॉडी हेल्दी होगी। अगर आपके इमोशंस अनहेल्दी हैं, तो वो दिख जाए, बहुत अच्छे से दिखेगा, वो बीमार होंगे, कुछ ना कुछ डिजीज लगी होएगी। मतलब जैसे व्हाट यू सो शैल यू रीप। जो थॉट सो कर रहे हो, अंदर बीज रहे हो ना, वही बॉडी में आगे फ्रूटिफाई दिख रहा होगा। तो जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा खराब है, मतलब कि वो बहुत डिस्ट्रक्टेड थॉट्स लेके घूम रहे हैं, इमोशंस लेके घूम रहे हैं। जो हेल्दी हैं, उनके थॉट्स भी जो है हेल्दी थॉट्स कैरी कर रहे होते हैं।
But sometimes there is a conflict between the two. The mind says no while the emotion says yes, or the other way around. और हमारे में हो ही रहा होता है कि मन कह रहा होता है कि हाँ हाँ, हमें पता है कि हमारी बॉडी को ये ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, और कहीं हमारा इमोशंस कह रहे होते हैं नो नो दिस इज नॉट गुड फॉर यू. इफ यू रियली वांट टू नो योर माइंड, द बॉडी विल ऑलवेज गिव यू ट्रूथफुल रिफ्लेक्शन. सो लुक एट द इमोशन, रादर फील इट इन योर बॉडी. ये वही है जो सुनैना अभी एक्सप्लेन कर रही थी हमें. रेनू मैम ने हम पे एक डिकोड प्रैक्टिस किया था कि कोई भी थॉट लेके आओ दिमाग में, है ना, कोई भी थॉट. जब वो थॉट आता है तो उस थॉट के साथ कनेक्टिंग इमोशंस क्या आ रहा है वो चेक किया करो. थॉट कैसा है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, उस थॉट ने आपको इमोशन कैसा दिया है. इज इट एंगर, इज इट जेलसी, इज इट जॉय, इज इट लाइक डिग्रेडिंग, इज इट लो सेल्फ एस्टीम, किस तरह का इमोशन आ रहा है उस थॉट के साथ. दैट इज इम्पोर्टेंट. इफ देर इज एन अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, द थॉट विल बी द लाई. अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वो थॉट और इमोशन में कॉन्फ्लिक्ट समझ आ रहा है, तो आपने थॉट नहीं देखना. थॉट को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन उस थॉट ने कौन सा इमोशन ट्रिगर किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ हु यू आर, बट द रिलेटिव ट्रूथ ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम. तो उस टाइम आपको ये पता चल सकता है कि आपके माइंड का स्टेट, आपका, आपको कैसा फील हुआ, आपके इमोशंस क्या आए, वो आपको दर्शाता है कि आपके थॉट जो है आपको कौन से इमोशंस को ट्रिगर कर रहा है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट के थॉट और इमोशन में नहीं समझ आ रहा, और आपको जो इमोशन है आपकी बॉडी में वो हमेशा सही पिक्चर दिखा रहा होता है उस थॉट के बारे में. विद अ हेल्दी थॉट और नॉट, ये आपके इमोशंस आपको बता देंगे, बहुत अच्छे से बताते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सरफेस थॉट्स एंड अनकॉन्शियस मेंटल. एक थॉट होता है कि जो सरफेस ऊपर हमारे मतलब बहुत आसानी से हमें हमें दिख रहे होते हैं. एक होता है जो दबे हुए अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस में पड़े होते हैं. इज सर्टनली कॉमन, ये बड़ी कॉमन से होते हैं कि हमारे जो सामने पिक्चर आ रही है और जो डीप डाउन पिक्चर है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है. राइट. यू मे नॉट येट बी एबल टू ब्रिंग योर अनकॉन्शियस माइंड एक्टिविटी इनटू अवेयरनेस एज थॉट. जो जितने भी चीजें हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहे होते, वो सबकॉन्शियस के पैटर्न्स ही हमें करवा रहे होते हैं, जो हमें नहीं दिख रहा होता. हमें लगता है कि हाँ हमारी बॉडी काम कर रही है या हम ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्शियस होके कर रहे हैं. नहीं, ये सब कॉन्शियस के पैटर्न आपसे करवा रहे हैं, आपको नहीं पता. बट इट विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड इन द बॉडी एज एन इमोशन, एंड ऑफ दिस यू कैन बिकम अवेयर. ये बहुत नॉर्मल भी होगा. कई बार होता है ना, किसी की बात, कोई भी बात ऐसी चुप जाती है, उसने उसे इंटेंट से नहीं भी बोली होती, वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उस बात के पीछे आपको कोई इमोशन ट्रिगर हुआ था जिस वजह से ये बात आपको चुभी होती है. हमेशा ऐसे होता है. तो कोई भी चीज या कि किसी इंसान ने कुछ कहा, तो उसकी कोई नॉर्मल सी बात भी अगर आपको चुभ रही है, तो वो उसके लिए नॉर्मल हो सकती है, लेकिन उसकी उस नॉर्मल बात ने आपका कौन सा पेनफुल इमोशन ट्रिगर कर दिया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. To watch an emotion in this way is basically the same as listening to or watching a thought, which I described earlier. The only difference is that while a thought is in your head, an emotion has a strong physical component, and so is a primarily felt in the body. जो जो थॉट है वो आपके हेड में होता है, विचार आपके दिमाग में होता है, उसकी जगह प्लेसमेंट वही है. लेकिन जो इमोशन है वो पूरी आपकी बॉडी में आपके फील हो सकता है. थॉट ने उस थॉट ने आपको कौन सा इमोशन फील किया, ये आपको आपकी बॉडी की एनर्जी बता देती है. वेरी सिंपल. सो अ थॉट इज इन योर हेड एंड इमोशन हैज अ स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंपोनेंट, एंड सो इज प्राइमरीली फेल्ट इन द बॉडी, और बॉडी में फील फील होता है ना. किसी अगेन ये, जब किसी की कोई बात से आप हर्ट हुए, या किसी की कोई चीज देख के जेलसी हुआ, या किसी की कोई बात सुन के बड़ी खुशी प्लेजेंट सा फील हुआ, तो आपकी बॉडी उस तरह से फील करने लग जाती है. आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है, लाइट फील करेगी, वार्म रहेगी, कि कोल्ड हो जाती है, या एकदम गाल लाल पड़ जाते हैं, वो दिख जाता है. आपके इमोशंस आपकी बॉडी में दिख जाते हैं. जैसे गुस्सा है तो वो गाल लाल हो जाते हैं उस इंसान के, है ना, वो डिफरेंट हो जाती हैं उसके, मतलब मुट्ठियां भींच के बात करता है. अगर खुश है तो बड़ा लाइट सा प्लेजेंट सा, बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है. You can then allow the emotion to be there without being controlled by it. You no longer are the emotion. You are the watcher, the observing presence. तो जो इमोशन है उसको अपने से डिफरेंट होके आपको देखना चाहिए. यू बी द ऑब्जर्वर,
not you be the watcher and the observer. Do not become the emotion आपसे अलग करके देखो. If you practice this, all that is unconscious in you will be brought into the light of consciousness. जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि अपने विचार या अपने इमोशंस को अलग करके देखेंगे, तो जो चीजें डीप डाउन बैठी हुई हैं आपकी चेतना में या कॉन्शियसनेस में या सब कॉन्शियस माइंड में, वो आपको चेतना की लाइट में सब कॉन्शियस थॉट भी आपको दिखने लग जाएंगे. सो आज हम इतना ही करेंगे एंड we'll proceed towards sharing the reflection. And what to everyone in this room, I would love to have your reflections. जी. So the space is open for everyone to share the insights related to emotions, mind, thought, body. Yeah, Masuda, please go ahead. हाय तुषार, ये सारी कहानी आज तो मुझे इतना सारा फ्लैशबैक में ले गई। Good, good. We would love अब to आप hear ही that. नहीं मसूरा, हम सब लोग चले गए अपने फ्लैशबैक में. बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, पता नहीं शॉर्ट में कैसे किया जाए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। Yeah, yeah. एक Go ahead. रिफ्लेक्शन तो ये जो पूरी बात की गई है, आई वॉज लाइक 2-3 years बैक, तुषार को याद भी होगा, मैंने एक बार कॉल करके और बताया भी था। एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल अप एंड डाउन्स, और कुछ फील हो रहा था। एंड ऑफ कोर्स बॉडी में आपके बीमारियां इकट्ठा शुरू नहीं हो जाती हैं, बट मैं एक साइकेट्रिस्ट को मैंने विजिट भी किया था। एंड एग्जैक्टली थ्रू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी वो आपको यही चीजें बता रहे होते हैं। एंड दैट इज समथिंग व्हेन आई गॉट टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, अपना इमोशन और ये सब। एंड देन वेलनेस एंड वेलबींग के मैंने बहुत सेशंस अटेंड भी किए। एंड दिस इज रियली बीन टॉक्ड अबाउट इन इवन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि, और हम सब एक रैट रेस में आ गए हैं। और बीइंग एन एजुकेटर माई सेल्फ, मुझे फील होता है लाइक 20 या कह लीजिए ऑल थ्रू स्कूल एज एंड देन कॉलेज से लेकर 30 टिल यू रीच 30, आपका बड़ा प्राइम टाइम होता है। एंड उसमें कहीं ना कहीं हमें पॉज करना सिखाया ही नहीं जाता है। एक रैट रेस होती है उसमें, अब लड़कियां हैं, जेलेसी है, इसके बाल अच्छे हैं, उसके ज्यादा बॉयफ्रेंड है, उसके रिश्ते अच्छे आ रहे हैं, यही सारी बातें होती है ना। वो इस गाड़ी में आ रही है, अच्छा ये है वो है। इवन टू डेट, मतलब नो ऑफेंस, मगर बहुत सारे बॉम्बे और इधर के भी लोग हैं, आपको मिलेंगे। एंड आई मीन प्रोफाइल्स वगैरह जैसे मैट्रिमोनियल होते हैं, दे आर सो गुड आउटलुक में। एंड नॉट दैट इट्स एनीथिंग बैड, मगर पीछे से वो एक चौल और ये सब से आ रहे होते हैं। बट जाहिर सी बात है, आप जब शादी करते हैं तो आप देख रहे होते हैं ना, मैच कर रहे होते हैं बैकग्राउंड्स, देन यू फील कह रहे ये क्या धोखा है, अजीब सा। बट एनी हाउ यही है कि भाई एवरीबडी वांट्स टू गो अप द लैडर, बट इमोशंस और अपने माइंड को समझना इज रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम अपने इमोशंस सब जगह बिखेर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हम पे इफेक्ट आ रहा होता है ऊपर से, फिर हम अपने सबॉर्डिनेट्स, चाहे वो बच्चे हों कुछ भी हो, हम जहाँ जिन जो हमारे अंडर है, हम उनके ऊपर फुल ऑन पेलते हैं उसको। और यही आपका रिश्ता सास बहू में चलता है। एंड यही रिश्ता अब लेडीज में हर जगह चलता है, इवन माँ बेटी में भी चलेगा, नानी और नवासी में भी चलेगा, दादी पोती में भी चलेगा। एंड समथिंग दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट दीज डेज इज कि ग्रैंड मदर जो है वो डीएनए स्ट्रक्चर जो कैरी कर रही है, क्योंकि सारे फीमेल एग्स एट द टाइम ऑफ इन द फीटस ही वो आपके पास वो टोटल एग्स होते हैं। So the DNA structure has been carried on for 2 generations. The grandmother, the mother, and even the granddaughter. और ऐसे देखा जाए तो हमारे यहाँ जो एक दुआ है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश होनी होती है, तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है उसमें उनकी वो नानी की दुआओं का असर होता है। तो इट्स लाइक हर दुआ, हाँ, एंड दैट्स इवन वन ऑफ द प्रेयर्स जो लाइक प्रेगनेंसी के दौरान या लेबर पेन्स उसमें भी वो दुआ पढ़ी जाती है। बट दैट इज समथिंग दैट गॉट लिंक्ड
और मेरे ख्याल से जो हमारे कल्चर में क्रेज है कि लड़का हो, तो उसका एक पॉइंट ये है कि जब लड़का होता है तो फीमेल का डीएनए वो कैरी नहीं करता, तो वो बच्चों में फॉरवर्ड नहीं होता है। तो जिसके लड़के लड़के हो गए, अब वो जो लड़की से शादी करेंगे वो वहां का डीएनए कैरी करेगा। वो लड़के के साइड के मदर के फीमेल वहीं रुक गई, तो दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि असल इमोशन का पिटारा जो है वो औरतों में चला चला आ रहा है, बिकॉज देव बीन सप्रेस्ड, और उनके इमोशंस की वैल्यू कभी कदर तो हुई नहीं, तभी सब कुछ अजीब उलट पुलट चलता चला आया है। एंड अभी उलट पुलट इसलिए कर रहा है क्योंकि अब फीमेल्स को लग रहा है, द न्यू जनरेशन, के माय मॉम्स एंड ग्रैंड मदर्स दे टुक अप ऑल द क्रैप एंड वी वोंट टेक इट अप। अब वो एक अदर एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो ये इमोशंस को समझना वाकई में बहुत जरूरी है, एंड फिजिकली हमारे बॉडी में स्टोर्ड भी होता ही है। एंड पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। वह हमारे रिएक्शंस रिस्पॉन्स में नहीं बदल सकते जब तक वी डोंट टेक अ पॉज। तो माहौल का भी असर होता है। अगर आप बहुत ही, जैसे सीलमपुर जैसी जगह में, आई हैड द चांस ऑफ बीइंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल देयर, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज, मैंने कहा जो इतने शोर शराबे में रहता होगा तो उनका माइंडसेट कैसा होता होगा। और एक आप ऐसे लोकेलिटी में अच्छा, जितना भी वो प्रीमियम आपकी लोकेलिटी होगी उसमें कोई ना कबाड़ी वाला या आलू वाला ये वाली आवाजें आपको आएंगी भी नहीं। और कोई आता जाता भी नहीं दिखेगा। इट इज सो पीसफुल एंड काम। मतलब आपको कहीं और जाने की भी जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर ही यू कैन हैव योर moments of pause and that peace and everything. Very true. एंड मेडिटेशन हो, आपकी प्रेयर है, जो भी है, डेफिनेटली वो पॉज करने के लिए ही है। मगर हमने हर चीज को एक रिचुअल बना लिया है कि नमाज भी पढ़नी है, इधर भी जाना है, मत्था टेकने भी जाना है, चाहे आप कहीं भी जाते हो, वो एक रिचुअल हमने बना लिया है। और इवन जो ग्रैटिट्यूड है, तो वो रोजरी टेलिंग हो, आपका जाप करना हो, तस्बीह पढ़ना हो, इट्स ऑल द सेम। मगर वो यही है कि माइंडफुल प्रैक्टिस जो है, that is something which would lead to all these things, and even changes within, and we don't change anybody else, we have to bring the change within us. It's Absolutely. really upon us. Very true, very true. Beautifully explained, Masuda. Even Manzil has written कि of course ये मेरे लिए भी नया था कि वो जो डीएनए का है वो वहीं पे रुक जाता है जब वो आगे ट्रांसफर नहीं होता है. दिस वाज समथिंग न्यू जो मेरे नॉलेज में नहीं थी ये इन्फॉर्मेशन. आई वुड लाइक टू गो डीप डाउन इनटू इट टू अंडरस्टैंड कि वो पैटर्न वहीं पे स्टॉप हो जाता है, लाइक यू सेड. एंड दैट इज सो ट्रू कि बहुत सारी चीजें स्टोर हाउस, हमने इमोशंस को स्टोर हाउस किया होता है बॉडी में, और वो बॉडी फिर मैनिफेस्ट करके दिखाई रही होती है. थैंक यू सो मच मसूदा फॉर शेयरिंग योर Thank you so एक्सपीरियंस. much. थैंक यू जी. एनीवन who would want to share, please unmute yourself and share. मोनिका जी. मैंने कहा मोनिका जी तो बोल ही नहीं रही है, जबकि बच्चों की क्लास में वो यही बोलती हैं कि डीएनए वो नहीं होते हैं, बच्चों की परवरिश पे भी निर्भर होता है. उनके तो क्लास में ही यही चल रहा है कि डीएनए वो नहीं होता है. आज बुक्स में भी आ गए हैं बात. मोनिका जी इज देयर एंड शी इज अनम्यूटेड हरसेल्फ. आई थिंक मोनिका जी कुछ कहना चाह रही है, मुझे लग रहा है. मोनिका जी, आपने उनका नाम लिया और वो हाजिर है. Yes. Yeah, good evening, everyone. गुड इवनिंग मोनिका जी. अच्छा बताया. काफी सारे लाइफ के बहुत सारे एरियाज को एक साथ कवर किया मसूदा आपने, बिकॉज हमारी जो ये है वो हर एरिया में ही रिफ्लेक्ट बहुत कुछ हमारी पास्ट ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग भी होते हैं कि हाँ इस जगह पे हमको ऐसे इमोशनली रिएक्ट करना है. जैसे हम घर में अपने पेरेंट्स को देखते हैं, सोसाइटी में लोगों को देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारी भी ट्रेनिंग होनी शुरू हो जाती है और हम उन मूवमेंट्स बाकी रिलीज होते हैं. सुनैना मैम ने रीड किया, डिफरेंट सिचुएशंस में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, सेरोटोनिन होता है, मतलब ये डिफरेंट सिचुएशंस में रिलीज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन.
कि क्या सिचुएशन चल रही है। डोपामाइन को पहले अच्छा समझा जाता था कि डोपामाइन एक गुड हार्मोन है, बट डोपामाइन भी कहीं ना कहीं हैबिट से जुड़ा हुआ है। जब हमें किसी चीज की हैबिट पड़ जाती है, अब वो हैबिट अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। चाय पीते तो भी डोपामाइन होता है, फ्रेंड्स गप्पे मारते हैं तो भी होता है, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो भी होता है, ड्रिंक करते हैं तो भी होता है। तो उसका इस चीज से कोई रिलेशन नहीं है कि वो सही है या गलत है, उसका है कि क्या मुझे उसमें मजा आ रहा है, तो वो रिलीज होता है। तो हार्मोनल नॉलेज भी थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, जो आज के चैप्टर में कनेक्टेड थी। बीच में 20 मिनट्स के लिए मुझे कॉल आ गया था, जाना पड़ा था, तो उसके बाद फिर मैंने कनेक्ट किया, तो मैं इतना ही आज के उससे समझ पाई हूँ। और इमोशनल बॉडी, नो डाउट हम अपनी इमोशनल बॉडी में रहते हैं या अपनी इमोशनल बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं उससे बाहर रहते हुए। कहते हैं ना, कोई भी इवेंट होता है तो मैं झटके से उस इवेंट का पार्ट बन जाता हूँ, या मैं ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं उसका पार्ट बनता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने की जरूरत भी है कि नहीं। तो मेरा अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। अगर मैं एकदम से, कहते हैं ना, आग में कूद ही पड़ता हूँ बिना सोचे समझे कि मेरे से कैसे बात कर लिया ऐसे, तो इसका मतलब इमोशनली ट्रैप हुए हुए हो आप बुरे तरीके से, और आपका ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, और आपका रिमोट सामने वाले के हाथ में है। वो कभी भी बटन दबाएगा और हम पॉपकॉर्न की तरह कूदने लगेंगे। वो नहीं करना है। हमें अपनी इमोशनल बॉडी से अलग रह के अपनी इमोशनल बॉडी को देखना है कि अच्छा यहाँ पे ये इमोशन क्रिएट हो रहा है, अच्छा तुम्हें इस बात पे गुस्सा आता है, अच्छा तुम्हें ये अच्छा लग रहा है। ऑब्जर्व करो, अपने साथ ही अपना नाम लेके बात करो अपने इमोशन के साथ। ओके फाइन, आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझ पा रही हूँ, यहाँ पर तुमको ऐसा लग रहा है, अच्छा यहाँ पर तुम्हें बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट हम यहाँ कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम फिर वापस बात करेंगे। ऐसे अपनी इमोशनल बॉडी से बॉडी टॉक करनी है, सेल्फ टॉक करनी है, और अपने इमोशंस को सीखना है कि वो किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे आते हैं। थैंक यू मैम। Thank you so much, Monica ji. Thank you once again for adding up. All right. आपका बीच में बात थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था पहले, बट नाउ इट इज क्लियर बीच बीच में. But beautiful addition that you need to observe, be the watcher and observer of your thought. अपनी बॉडी से इमोशंस को अलग रखो, उससे बात करो, उससे कहो हाँ, I see you, I observe you, I watch you, I know you need my attention and I'll take care of you. तो इस तरह से जब आप इमोशंस का टेक केयर करते हैं, तो वो जो बॉडी पे उसने अनहेल्दी इम्पैक्ट या मैनिफेस्टेशन देनी होती है वो नहीं देती है. व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर इमोशंस और व्हेन वो यू दे नहीं पाती है, दे नहीं वो जो पाते. देना चाहते हैं ना वो दे नहीं पाती है। कि हम्म. सुबह उठते ही सबसे पहले उठ गए मोनिका, और क्या चल रहा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अपने आप से ही बात करो। क्योंकि अपनी बॉडी को हमको ऐसे ही ड्राइव करना है, ऐसे ही इसके लीडर बनना है हमको। इससे सेपरेट होके बनना है। अगर हम इसका पार्ट रह के बने तो हम नहीं बन पाएंगे। इससे सेपरेट रह के और इससे टॉक करके और इसको इंस्ट्रक्शंस देके और इससे डिस्कशन करके, देन वी विल मूव अहेड। Beautiful, beautiful. Thank you so much, Monica ji. Thank you for adding up. Gee, anyone else who would want to share? It's 10 past 8 already. But still, yeah, Aisha ji, please go ahead. थैंक यू। जी. मसूदा और अनिका जी ने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया। आप दोनों का तो था ही, जो स्टार्ट आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन सी। मुझे एक बार 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 जहन में आ रहा था एक सेंटेंस, आई एम नथिंग विदाउट वी। अफ्रीकन ट्राइब्स हैं, उनके यहाँ ये कोई एक उनका रिचुअल है, तो उसमें वो ये कहते हैं आई एम नथिंग विदाउट वी। तो इस वक्त भी जो मुझे चीज समझ आ रही थी ना, वो यही आ रही थी कि हमें कहाँ क्या किस तरह से लेके चलना है। इमोशंस हैं, बहुत सारे हैं, उसमें से हम किसको पिक कर रहे हैं। हमारे पास एक वो कहते हैं ना कि जो हर चीज अबांडेंस में है, हर चीज है, चॉइस हमारी है, हम किसको पिक कर रहे हैं। यहाँ पर हम ब्लेम गेम में आ जाते हैं। जो चैलेंज खुद को देते हैं ना, वो हम खुद दे रहे होते हैं। सेकेंडली मुझे इस पर याद आ रहा था, यहाँ पे वही वाली बात जैसे भी बात हुई कि डोपामाइन अच्छा है या बुरा है, ये भी हम पे डिपेंड करता है कि हम किस हैबिट के थ्रू उसको रिलीज करवा रहे हैं। तो वहां पर वही चीज है, हमने कौन सी चीज किस तरीके से ली हुई है। कोई चीज अच्छी बुरी नहीं है, कोई वर्ड भी अच्छा बुरा नहीं है। अब जैसे वही बात कि लड़का है या लड़की है, एक्स आपके पास आ रहा है या वाई आ रहा है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, वो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल यही चीज थी। मेरा मतलब मेरी कलीग मेरी मदर से मिली हुई थी और कॉलेज में बात हो रही थी,
हमारे स्टाफ रूम में। तो इस तरह से, तो एक और किसी से मैंने बात की तो उन्होंने कहा हाँ मैं इनकी मदर से मिली हूँ, बहुत अच्छी खातून है। मैंने कहा अच्छा, थैंक यू सो मच। अगला जुमला जो उन्होंने बोला बिल्कुल इनके अपोजिट है। अब आई वॉज शॉक कि ये तारीफ कर रही है, बुराई कर रही है, कि मेरे अपोजिट है तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वो अच्छी मतलब है इनसे ऑपोजिट। वी हैव द इंटायरली डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में गई थी, लेकिन मतलब मैंने कहा कि यार मैं, आप मिस क्या क्या कहना क्या चाह रही हैं, आप कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ गई। तो ये वही चीज है, मुझे आज आप जो पढ़ रहे थे हम इमोशंस का, कि मैंने कहा इसमें मैं गुस्सा करूं या इनको इनके अकल पे मातम करूं, कि आप किस तरह इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। वो सही इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो वो अपनी सेंस से बिल्कुल ठीक, लेकिन ये वहां पे वही कि आपको अपने आप को वही वॉचर ऑब्जर्वर बनना होता है। है। इसी तरह मुझे एक दफा टाइटल मिला था, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तब भी मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैं कहा मतलब मैं अच्छी हूँ कि बुरी हूँ, मैं मुर्दा दिल हूँ या जिंदा दिल हूँ? अब वहां समझ मैं ही नहीं क्या आ हूँ? रहा, आप कौन किस कॉन्टेक्स्ट में, कहते हैं ना डबल मीनिंग वर्ड्स। तो वो इसीलिए होते हैं कि मैं किस तरह से सोच रही हूँ, आप किस तरह सोच रही हो, बात एक ही हो रही है। ट्रू ट्रू। बहुत मतलब ये बड़े सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन ये हम सब, और ये इसी जगह पे ट्रिगर करता है इमोशन। सेल्फ तो इमेज, जब जब आई थिंक आयशा जी, मुझे लगता है कि जब हम दूसरों की नजरों से अपने आप को देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वैसा ही इमोशन, इफ वी आर नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ओन इमेज, आई थिंक आई मीन, या जैसे बोलते हैं ना कि जब हम कौन सी स्टीम कैरी कर रहे हैं, हमारी जो सेल्फ स्टीम है, मतलब लो सेल्फ स्टीम है, हाई सेल्फ स्टीम है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं वहां से जाकर के कनेक्ट हो जाती हैं चीजें। या वंडरफुल वंडरफुल। इसलिए, या और आज भी मैंने भी आज एक पिक्चर देखी थी, उसमें यही था कि एक कौवा बैठा हुआ है और अपने आप को शेर की तरह समझ रहा है, और ऐसे कोई और जानवर था तो वो मतलब वो वैसे बड़ा स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन उसने अपने आप को चूहा समझा हुआ था। तो ये वो है, दूसरे हमें उसी तरह से देखते हैं जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं। बहुत सबको गम होते हैं, सबको खुशी होती है, कुछ लोग सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ सिर्फ हंसते रहते हैं। इमोशंस का यही है, फंडा कुछ भी नहीं है अदरवाइज। दैट्स राइट। ब्यूटीफुल थैंक यू। ब्यूटीफुल। मुझे अच्छा लगा जो आपने एग्जाम्पल अपनी मदर का दिया कि बहुत अच्छी खातून है, लेकिन तुम इनसे बिल्कुल ही उलट है, तो कंफ्यूजन ही थी वो कि मम्मी अच्छी है या मैं अच्छी हूँ, समझना पड़ेगा। दैट वाज राइट। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप किसी की बात को कैसे लेते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी अपने बारे में सेल्फ इमेज क्या है। वो पर्सन आपको हर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, वो करना चाह रहा है नहीं कर रहा, ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे होते हो। तो वहां से वो पॉइंट्स निकल के आते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आप पहले पेन में या वुंडेड या उस ट्रिगर में बैठे होते हो। तो वो क्या बाहर निकलता है, इट्स ओनली व्हाट यू होल्ड इनसाइड। जो अंदर है वही बाहर आता है। तो अगर जितना एंगर रखा है तो वो बाहर आएगा। या आयशा जी आप। क्लास में एक और दफा हुआ था, मेरी सीनियर, हम दो टीचर्स थे, मेरी सीनियर और मैं उनकी को टीचर होती थी। 12th ग्रेड और बॉयज की क्लास थी। तो कोई बात हुई तो मैंने कहा ये तो मसला खड़ा हो जाएगा ना यार, आप किस तरह से इनको गाइड कर रही हो। तो हम्म। एकदम से ना वो तब गई, वो गुस्से में थी, पहले उन लड़के तंग कर रहे थे, एकदम से कटे करे, शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी करो। तो मैंने उनको यूं देखा तो वॉइस हंसने लगे, मिस आपको कह रही है। मैं कहा नहीं, आई नो, मेरी तो शक्ल अच्छी है, ये किसी और को कह रही है, तुम में से किसको कह रही है, किसकी शक्ल बुरी है? मतलब वो गुस्से में बोलेगी कि शक्ल अच्छी ना, तो बाद में मैंने कहा नहीं मेरी तो बहुत अच्छी है, आप किससे बात कर रही हैं? ये आपके साथ क्यों, आपको आज सारे इंस्टेंसेस एक जैसे क्यों याद आ रहे हैं? वो मेमोरी भी पड़ा हुआ था उनकी ना, कहीं ना कहीं। आज निकलना वो चाह रहा था, आज वो निकले निकल हैं। निकल इसलिए आ रहे हैं ना वो, इतनी लाइफ में इतनी होती है कि तो आपको वो मतलब आ रहा होता है कि इसी तरीके से था, कि वहां पे मैं मतलब मुझे अपने ऊपर रियलाइजेशन, वो अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे ना हम, तो वहां पता चल रहा था कि यार शुक्र है कि मैं सही उस पे ऑब्जर्विंग मूड में थी, ट्रिगर नहीं हो रही थी। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। और जो चिढ़ाना चाह रहे थे वो खुद चिढ़ गए। ये वेरी बात हुई नाइस। थी। मतलब उस टाइम पे आपने जो रिस्पॉन्ड किया, यू वर एन ऑब्जर्वर,
आप ट्रिगर नहीं हुए, बड़ा ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स था दैट टाइम पे। नहीं तो जनरली people respond out, people do react and they do not respond. Your was a response at that time, so beautiful, Aisha ji. Lovely share. Thank you. Right, thank you. I think we must wind up now with the closing prayer. It's 15 past 8. And thank you everyone for sharing up. Thank you, Masuda. Thank you, Monica ji. Thank you, Sunaina. Thank you, Aisha ji. Thank you, everyone. Thank you, Tushar. Yeah, let's join the hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much, everyone. See you day after on Wednesday, same time, 7 to 8. Shubh Ratri. Good night. Enjoy. Good night. Good night, Take care. everyone. Thank you. Good night. Thank you. Bye.